नमस्कार दोस्तों। भाई जब तक और भी लाइव भाई जुड़े तो तब तक इससे वीडियो को 5-5 10-10 ग्रुपों में जहां तक आपके हाथ दौड़े वहां तक इसको शेयर कर देना, क्योंकि बहुत जरूरी बात है। और आज जो बात है वो सीधे पूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जहां तक अभी आप शेयर कर सकते हो शेयर करो। चाहे आपके पास में व्हाट्सएप के ऊपर सिविल ग्रुप हैं, आपके रिश्तेदारों के ग्रुप हैं, या फेसबुक है, या भाई इंस्टाग्राम है, या एक्स है, कहीं भी जो भी सोशल मीडिया है, हर एक प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए इसकी सच्चाई भी आप देखोगे आज। एक वो प्रधानमंत्री जिसको सैनिक लेके आए थे 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली में, जो सिर्फ एक स्टेट का मुख्यमंत्री था, और उस प्रधानमंत्री को कौन लेके आए? पूर्व सैनिक रेवाड़ी रैली से। और वो प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से, मेरे को दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए, पर मैं कहना चाह रहा हूं कि इतनी झूठ पूर्व सैनिकों के नाम से, जिन पूर्व सैनिकों ने आपको एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के ओहदे पे बिठा दिया। और भी छोड़ो, 26 जुलाई को और उन पहाड़ियों में, जिन पहाड़ियों के पत्थर हमारे खून के धब्बों की गवाही दे रहे हैं, हमारी शहादत की गवाही दे रहे हैं, 527 भारत मां के लाल जो ऊपर से देख रहे होंगे, तो वो भी आज अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए होंगे कि उनकी शहादत के ऊपर इतना बड़ा झूठ और एक इतने बड़े ओहदेदार प्रधानमंत्री के द्वारा अगर आज आपके अंदर नैतिकता है तो ये मेरा वीडियो पूरे देश में जाना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री तक भी जाना चाहिए। ये जो बात उन्होंने कही है ना करिगल के अंदर, 30 लाख पूर्व सैनिकों ने कहा कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ बोल रहा है, इससे बड़ी कोई झूठ नहीं हो सकती। तो क्या आप अपने मान और सम्मान के लिए पूरे देश को नहीं बताओगे कि करिगल की पहाड़ियों में, जहां पर हमने अपना लहू बहा है, जहां पर हमारी शहादत गई है, जहां पर हमारा खून का एक एक टपका, उन पहाड़ियों के पत्थर गवाही दे रहे हैं, तो आज आपका कर्तव्य नहीं है कि यह चीज चली जानी चाहिए वहां तक। प्रधानमंत्री मोदी जी करिगल के अंदर गए युद्ध स्मारक के ऊपर, बड़ी अच्छी बात है। मैंने सुबह भी कहा था कि बहुत अच्छी बात है कि एक प्रधानमंत्री करिगल की पहाड़ियों में जा रहा है, तो मनोबल बढ़ता है सेना का। क्योंकि 26 जुलाई है और आज 25 साल हो गए करिगल के युद्ध को, 25वीं वर्षगांठ बना रहे हैं। मोदी जी ने सबसे पहला देखो आप इनकी दिमाग, तब मोदी 105 साल का होगा, आज गाली क्यों खाए। अग्निपथ स्कीम पर पीएम ने विपक्ष को खूब सुनाया। किसको सुनाया? अग्निपथ का अगर कोई विरोध कर रहा है
तो पूर्व सैनिक कर रहे हैं, पूर्व जर्नल कर रहे हैं। पूर्व जर्नल मनोज नरवाणे की किताब अभी तक नहीं छपने दी, और मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने तो जो उनकी मांग थी वो पूरी कर दी। मोदी जी तो हर चीज के विशेषज्ञ लगे हुए। कभी हवाई जहाज को बादलों के अंदर छुपा देते हैं, कभी नाले से गैस बनाने का फार्मूला बताने लग जाते हैं, कभी पकौड़े तलने को भी रोजगार बताने लग जाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मेरे देश को मिला है। मैं तो भगवान का, प्रभु परमात्मा का शुक्रिया करता हूं कि किसी और दूसरे देश को ना मिला, ना जापान को मिला, ना अमेरिका को, ना इजराइल को। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे को मिला। ORP 3 की भी बात बताऊंगा। करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास पूछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इस योजना को लेकर देशों के लोगों में भ्रम फैलाया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हजारों करोड़ के घोटाले कर देश की सेना को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना का लक्ष्य देश के सेनाओं को युवा बनाने का। पीएम मोदी ने कहा सेना द्वारा किए गए जरूरी सुधारों का एक उदाहरण है। यह कह रहे हैं कि सेना को युवा बनाना है। मोदी जी ये बता दो कौन सा युवा 18 साल का भर्ती हो गया, 19, 20, 21 और 22 के लास्ट में वो रिटायरमेंट आ गया। 22 साल के लास्ट में, 23 साल जब उसकी उम्र शुरू होती तब वो रिटायरमेंट आ गया। कौन सी युवा बना दी? और आप किसको युवा मानते हो? जो 32-35 साल के हैं वो युवा नहीं है, क्योंकि सेनाओं के अंदर वो बड़े बड़े इंग्लैंड वाले थे जो बुद्धिजीवी थे। सेना तो उन्होंने बनाई थी। फिर उन्होंने फार्मूला क्यों तय किया कि 32-35 की उम्र में कम से कम पूर्व सैनिकों को रिटायरमेंट कर देना चाहिए और दूसरे नौजवानों को ले लेना चाहिए। अब ये हमारे विशेषज्ञ आगे पहुंच के जनरलों की तो बात ही नहीं सुन रहे। दो जनरलों ने बोल दिया कि ये थोपी योजना है, और यहां पर क्या कह रहे हैं? विपक्ष 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 तो आज बोलने लग गया है। जब वो गठबंधन में आया है, जब उसके बहुमत होया है लोकसभा में, विपक्ष के मुंह में तो दही जमी हुई थी। 2022 के बाद में तो ना तो विपक्ष का राहुल गांधी बोल रहा था, ना अखिलेश बोल रहा था अग्निपथ स्कीम के लिए। 2022 में जब ये शुरू हुई तब उस समय कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था युवाओं की तरफ से। तब ये दोनों नेता चुप गए थे। आप कहां इसको अलग दिशा में लेके जाए? इसका विरोध है जिन्होंने सेनाओं पे कमांड करी है, जो जर्नल हैं। आपने कमांड नहीं करी कि आपने कमांड की, आप तो मुख्यमंत्री रहे हो। आपके पास में तो एनसीसी का सर्टिफिकेट भी नहीं पाएगा। अगर वो किताबें लिख रहा है जनरल मनोज नरवाणे, उसकी किताब को आज तक आपने छपने नहीं दिया। नेवी के एडमिरल कमांडर वो बोल रहे हैं कि ये योजना बिल्कुल गलत है। 3-4 साल के अंदर कोई सैनिक बन ही नहीं सकता, और खासकर एयरफोर्स और नेवी में, क्योंकि वह सारे के सारे टेक्निकल हैं। और आज का युग मोदी जी कंप्यूटर का है। आपकी जो वाई हो रही है ये सारी सोशल मीडिया के कारण हो रही है, और युद्ध भी सोशल मीडिया का आज के दिन। पीएम मोदी ने कहा सेना द्वारा किए गए जरूरी सुधारों का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। यह भी सेनाओं पे ठोक दिया कि सेना इसको लेके आई है अग्निपथ को। नहीं, इसको लेके इसका टूर ऑफ ड्यूटी, और वो थे स्वर्गीय विपिन रावत जी। पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि 25% को रख लो, 75% को आउट कर दो, क्योंकि वो भी हो सकता कि आपकी स्वामी भक्ति में हो। दर्शकों तक, संसद से लेकर अनेक कमेटी तक
में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही हैं। अरे युवा ही तो हैं जो 32 साल की सर्विस में रिटायरमेंट आ रहे हैं, और कौन से युवा चाहिए मेरे को यह समझ में नहीं आ रही। जो मां की गोद में दूध पी रहा है उसको ले जाके भर्ती कर दोगे क्या पे? उसको कर दो फिर भर्ती। अगर 32 साल का 35 साल का भी युवा नहीं है तो किसको युवा मान रहे हैं, मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा। जबकि भारत देश की 60% से ज्यादा जो जनसंख्या वो युवा ही है। राजनीति में युवा क्यों नहीं आ सकती? आप भी तो 70 साल के ऊपर हो गए। क्या राजनीति में सुधार नहीं हो सकता? अगर आप कानून बना दो कि भाई एक नेता सिर्फ अग्निपथ की तरह आएगा, सिर्फ 5 साल रहेगा और उसकी उम्र होनी चाहिए 18 साल, 18 साल से वो 22 साल तक रहेगा, तो यहां पे क्यों नहीं लागू करती? मतलब आप जो भारत देश के 80 साल के नेता हैं वो तो पूरे देश को चला सकते हैं, उनके अंदर तो वो तो युवा रहते हैं। क्यों भाई वो कोई कोहिनूर खाते हैं? दर्शकों तक, संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही। जितनी भी कमेटियां हुई हैं, गठित हुई, उन्होंने एक ही चीज बोली है कि सेनाओं को युवा रखना है, युवा शक्ति से भरपूर रखना है। और युवा शक्ति है 35 साल से नीचे नीचे, क्योंकि 30 साल के बाद में तजुर्बा भी सीखता हो, और 35 साल के एक नौजवान को अगर आप बूढ़ा बोल रहे हो तो भाई दुर्भाग्य है इस देश का भी कि 35 साल का बूढ़ा कैसे हो सकता है। अगर 35 साल का बूढ़ा हो सकता है तो 60 साल तक चाहे अध्यापक हैं, चाहे बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चाहे आईपीएस आईएएस सेक्रेटरी हैं, फिर ये क्या है? इसलिए यह विषय वर्षों तक अनेक कमेटियों में उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस चिंता को एड्रेस किया। रहने दो, एड्रेस किया। कौन सी कमेटी है? उस कमेटी, जिस कमेटी ने कहा है उस कमेटी के कागज भी सोशल मीडिया पर डाल दो। टूर ऑफ ड्यूटी के लिए, अग्निपथ के लिए सिर्फ एक स्वर्गीय जनरल विपिन रावत के अलावा किसी भी जनरल ने इस अग्निपथ की सिफारिश की हो तो डाल दो। देश को भी देखने दो सच कि यह सरकार की थोपी हुई योजना नहीं है, यह सेनाओं के जनरलों के द्वारा थोपी हुई योजना है। तो पता लग जाएगा पूरे देश को कौन कौन से जनरल है, कौन कौन से वो विशेषज्ञ हैं, और कहां कहां से उन्होंने ये इतनी पढ़ाई करी है। प्रधानमंत्री मोदी ने योजना को लेकर कहा कि प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्स में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री जी। अग्निपथ योजना से पहले ही एक्स सर्विसमैन के लिए 25% कोटा है पैरामिलिट्री में, और जो 32, 35, 40 साल की उम्र में जो एक्स सर्विसमैन जो रिटायरमेंट होता है सेनाओं से और पूर्व सैनिक बनता है, वो ही पैरामिलिट्री में नहीं जाना चाहता, फिर ये वैकेंसी खाली क्यों है और अग्निपथ जाएगा क्यों? कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ, इनकी सोच को क्या हो चुका है, ऐसा भ्रम फैला रही कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए योजना लेकर आई है। ये नैले पे दैले है प्रधानमंत्री का कि ये योजना पेंशन का बजट बचाने के लिए नहीं आई। क्या बात है। और हर एक कमेटी ने ये कहा है
कि पेंशन का बजट बढ़ रहा है। यहां तक जो अब 23 जुलाई को आम बजट पेश किया, उसके अंदर पेंशन और वेतन का जो बजट दिखाया गया वो 67% दिखाया गया। अगर पेंशन का बजट ही नहीं बचाना है तो फिर ये अग्निपथ क्यों लेके आए? अगर आपने 100 नौजवानों को भर्ती मत करो, सीधा 25 को ही कर लो और उनको परमानेंट कर दो। आप 100 का आंकड़ा क्यों खेल रहे हो? अगर पेंशन का बजट ही नहीं बचाना तो ये समझ में तो आएगा देश को। उन्होंने कहा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि कोई मुझे बताए कि आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसकी पेंशन देना है? क्या उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी? ये आज तक का 10 साल में सबसे बड़ा झूठ बोला है। 30 साल के बाद आएगी तब तो मोदी 105 साल का हो गया होगा। किस तरह से अपने शब्दों में किसी को पिरोते हैं, क्योंकि सिविलियन इसमें फंस जाएंगे, अंधभगत इसमें फंस जाएंगे। पहली बात तो यह है कि 30 साल की सर्विस होती ही नहीं फौज में। 86% जवानों के लिए 86% जो जवान है वो 32 से लेके 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट आ जाती हैं। मतलब अगर वो 20 साल का भी भर्ती हुआ है तो वो ज्यादा से ज्यादा 15 साल से 19 साल की सर्विस करता है, तो 30 साल की तो वो करता ही नहीं। अब 30 साल की किसकी बात कर रहा है? 3% तो ऑफिसर हैं और उसमें 12% है जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर। पर जूनियर कमीशन ऑफिसर भी 30 साल की सर्विस नहीं करते, सिर्फ सूबेदार, मेजर या ऑन रेडी लेफ्टिनेंट या कैप्टन या ऑफिसर। देखो कहां घुमा रहे हैं, जबकि 86% सेनाओं की जनसंख्या 35 से लेके 40 साल तक की उम्र में रिटायरमेंट आ जाती है। कह रहा कि वो 30 साल सर्विस करेंगे, उस समय तो मोदी की 105 साल उम्र हो जाएगी, उस समय मैं क्यों चिंता करूं? तो आपने ये चिंता 2014 में क्यों करी? अग्निपथ क्यों ठोकी? क्यों ले आए? दे देते अग्निपथ, कम भर्ती कर लेते सेनाओं में। मतलब घुमा दिया देश को। इनका काम ही है घुमाना, राजनीति है घुमाना काम इनका। पर ये चीजें साफ होती आएंगी कि 30 साल की नौकरी कितने व्यक्ति करते हैं। 30 साल के तो मैंने करे, मैं भी पूर्व सैनिक हूं, मेरे जैसे हजारों लाखों 86% पूर्व सैनिक। दो 2013 में रेवाड़ी रैली में बोला कि जो छोटे रैंक के सैनिक हैं वो बहादुर हैं, वो दुश्मनों को धूल चटा देते हैं। अगर 1 रैंक उन पेंशन मिलेगी तो उन छोटे रैंक के जो कम उम्र में, जो 35 से 40 साल में रिटायरमेंट आई हैं, उनको ओआरपी मिलेगी। पर मोदी जी ने तो 7 नवंबर 2015 की नोटिफिकेशन में साबित कर दिया कि जो छोटे रैंक के सैनिक हैं, जो वॉलंटरी डिस्चार्ज लेके आए हैं, जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं, आज मेरे ख्याल में 140 लाख लोगों को भी नहीं पता होगा, उन सैनिकों को वो आरोपी मिल ही नहीं रही, उनको आरोपी मिल ही नहीं रही। ये देख लो क्या हालात कर दिए। पीएम मोदी ने कहा, जैसा मैंने पहले कहा कि हम राजनीति के लिए नहीं राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। कहा है कि राष्ट्र नीति। 7 पे कमीशन आया, उसमें फार्मूला चेंज कर दिया। डिसेबिलिटी पेंशन, एक जवान का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, गर्दन नहीं है, आंख नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है, उससे डिसेबिलिटी जवान को जिसने दुश्मन को धूल चटाई और वो विकलांग हो गया, उसको 18,000 रुपया पर मंथ पेंशन मिलती है। और वहीं पर कोई बड़ा ऑफिसर है, अगर उसका नाखून भी, उंगली का नाखून भी उतर गया, उसको 2,54,000 रुपये दे रही है। आप दे रहे हो और कौन दे रहा है? क्योंकि पे कमीशन तो आपकी गवर्नमेंट में आया है, 7वां पे कमीशन 2016 का।
हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सबसे बेहतर है, हमारे लिए 140 करोड़ की शांति सबसे पहले है। जो लोग देश की युवाओं को गुमराह करें उनका इतिहास साक्षी है कि उन्होंने सैनिकों की कोई परवाह नहीं की। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला। ठीक है, उन्होंने झूठ बोला। 500 करोड़ रुपया रखा कांग्रेस ने अपने लास्ट 2013 में, वो नोटिफिकेशन है 29 फरवरी 2014 का, उन्होंने रखा 500 करोड़। वो तो भेदभाव कर रही थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जो चला रहे हैं डिफेंस के क्षेत्र में, वो रिटायर्ड ऑफिसर चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी। उनका तो 2024 का जो घोषणा पत्र निकला, जो कांग्रेस का न्याय पत्र निकला, जो मैनिफेस्टो निकला, उसमें तो जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसमें तो जवानों की गर्दन पे उंगली रखी हुई थी। ये तो जब ही तो उनके घोषणा पत्र को खारिज किया पूरे देश ने कि कांग्रेस जवानों का भला नहीं चाहती, कांग्रेस एक वर्ग का भला चाहती है। अब यही तो बात मैं आपसे पूछ रहा था 1 मिनट पहले कि 7 पे कमीशन तो आपकी सरकार में आया, और आपने जो डिसेबिलिटी पेंशन है युद्ध घायल सैनिक जिनको आज आप सलाम करने जा रहे थे, करिगल में पहाड़ियां छिन रहे थे, ऊपर नीचे घुटनों के बल ऊपर नीचे हाथ डाल के वो रख के ऊपर चढ़ रहे थे, उनको पता है वो कितने में गुजारा कर रहे हैं? 18,000 रुपये महीने में, 18,000 रुपये महीने में। और वहीं पर आपकी सरकार ने एक वर्ग को, ऑफिसर को कितना दिया डिसेबिलिटी पेंशन? 2,54,000 रुपया, 2.5 लाख से ऊपर। और कांग्रेस क्या कह रही है कि उस डिसेबिलिटी पेंशन को हम टैक्स फ्री कर देंगे। ये उनका घोषणा पत्र है 2024 के लोकसभा चुनाव में। मतलब चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी, हमारा तो शोषण होना लिखा है। तुम ही राजा हो देश के, ना तो तुम समानता की बात करते, ना न्याय की बात करते, ना अधिकारों की बात करते, ना बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करते, तानाशाही की बात करते हो। और इतना बड़ा भेदभाव कर दिया दोनों पार्टियों ने। हम ये नहीं करें कि कांग्रेस आ जाएगी तो वो हमारे को चांद पे ले के चली जाएगी, वहां पे हमारा कोठिया बनवा देगी। ना 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 ना, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो ऑफिसर लाबी बैठी ना रिटायर्ड, जिस तरह से आपकी में बैठी हैं, जिस तरह से 2013 में रेवाड़ी रैली करवाई थी और आप लोगों ने सबको, किसी को राज्यपाल बना दिया, किसी को सांसद बना दिया, पर किसी ने ग्राउंड की सच्चाई ना दिखाई, इसलिए आप धूल चाटे। 81 सीटों पे सीधा झटका दे रखा पूर्व सैनिकों ने। 5 करोड़ वोट हैं इस पूरे देश में। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम यूपी, राजस्थान, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा की 1-2 सीट, बिहार की 3-4 सीट, 140 सीट हैं पूरे देश में। 5 करोड़ वोट हैं, इसलिए धूल चटी। हाँ, हिमाचल और कांग्रेस ने, हिमाचल और उत्तराखंड में थोड़ी कसर रह गई क्योंकि वहां पूरे सैनिक ज्यादा, पर वो समझदार हैं। पर बात तो ये फंस गई ना कि हम अपनी वोट कांग्रेस को दें, वो भी शोषण कर रही है, आपको दे, आप भी शोषण कर रहे हो। दे किसको? गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता इस देश में, उसके पास में इतनी संपत्ति नहीं है, इतना करोड़ों रुपए का बैलेंस नहीं है, कहां से लड़ लेगा? तो कभी आप, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। हमारा शोषण मजदूर, गरीब, अमीर, किसान का ये तो लगा रहता है। पर इतनी बड़ी जो झूठ बोली ना कि OROP 3, तो OROP 3 तो 1 जुलाई को लागू हो जानी थी, फिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकला, टेबल क्यों नहीं निकली? और इसमें स्टैंप है ना, मैं नहीं मार रहा, जिस दिन OROP 3 की टेबल निकलेगी, जिस दिन OROP 3 रिवीजन होगी, उस दिन 30 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक स्टैंप मारेंगे कि वाकई में आप लोगों ने OROP दी या नहीं दी। ये स्टैंप तो उस दिन पता लगेगा। दोस्तों, आज का जो मैंने देखा, कल के अखबारों में आप पढ़ोगे, माननीय प्रधानमंत्री ये बोलिया, वो बोलिया, आप अपना माथा पकड़ लोगे।
मैं 2 फोटो दिखाऊंगा आप लोगों को, देख लेना। ये बोल रहे हैं कि हमारे को सेनाओं को युवा रखना, ये रखना। लो पढ़ लो। मेरा न उल्टा दिख रहा है आप लोगों को नहीं। ये पंजाब की खबर है। एक अग्निवीर नॉर्थ ईस्ट से छुट्टी पे आया और उसने अपने दोस्तों के साथ में एक गिरोह बनाया और कानपुर से एक 315 का एक कट्टा खरीदा और हाईवे के ऊपर लूटपाट चालू कर दी। ये ले मोदी जी, ये जवाब है। ये तो भी 4 साल भी नहीं हुआ इसका। छुट्टी पर आया अग्निवीर, कानपुर से पिस्टल खरीदी, गिरोह बनाकर करने लगा लूटपाट। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इसको सर्च कर लेना गूगल पे। चारों तरफ आज यही बात हो रही है कि अब तो समय आ गया कि जो अग्निवीर हैं उसमें से 75% वापिस समाज में आएंगे, और समाज में वो आएंगे, उनको रोजगार नहीं मिला तो अगला कार्य उनका क्या होगा। तो इन न्यूज से आप भली भांति समझ सकते हो। और ये हमने नहीं कहा, इसके बारे में बड़े बड़े जर्नलों ने भी कहा है कि एक इतनी बड़ी तादाद में आप हथियारों की ट्रेनिंग देके और उन नौजवानों को वापस समाज में भेज रहे हो जिनका दिमाग अभी विकसित ही नहीं हुआ, वो नौजवान है। वो जाने के बाद में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर इतने बड़े पैमाने पर अग्निवीरों को समाज के अंदर धकेल रहे हो। अगर रोजगार नहीं मिला तो अगली तस्वीर आप इमेजिन कर सकते हो क्या होनी। और खासकर ऐसे राज्यों के अंदर जिसके अंदर आए दिन की खबरें आती रहती है, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवादी हो, उस समय क्या इन बेरोजगारों को कोई अपनी तरफ नहीं खींच लेगा पैसा देके, याद नहीं देके? क्या इसके बारे में गहरी चिंता किसी ने करी? कोई विशेषज्ञ था क्या? ये अपने आप को विशेषज्ञ बताते हैं, बहुत सारे मूंछों वाले आ जाते हैं थूक फेंकने के लिए, टीवी के ऊपर बैठ जाते हैं। क्या उनको मालूम है? वो तो मेट्रो सिटियों में रहते हैं, ठीक है, उन तक नहीं पूछेंगे। इसके ऊपर बहुत गहरी चिंता होनी चाहिए कि आज ये खबर है ना पूरे देश में चल रही कि एक अग्निवीर छुट्टी पे आए, गिरोह बना दिया और सबको ट्रेनिंग देने लग गया। देखो कितना वो। और जो पूर्व सैनिक होता है, जो 15-20 साल करके आता है, तब तक उसके घुटनों में, उसकी हड्डियों में इतना दम नहीं रहता कोई वो गलत काम कर ले। उसके बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा हो जाती है। ये हमने नहीं कहा, ये अंग्रेजों ने कहा था, अंग्रेज जो बना के गए थे इन चीजों के बारे में। तो आज की ये चीजें हैं भाई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे मोदी जी तक ये पूछ जाए कि जुमले मत छोड़ो, जुमले मत छोड़ो, पकड़ने वाले बहुत हैं यहाँ पे अब इस समय। क्योंकि अभी तक अग्निपथ स्कीम का अगर किसी ने समर्थन किया है तो उनकी पार्टी में जुड़े हुए कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरलों ने किया, जो रिटायरमेंट, जिनको राज्यपाल बनना है, सांसद बनना है, सिर्फ उन्होंने किया। पर उनकी अगर हम संख्या बल देखें तो वो ज्यादा 20 होंगे, 25 होंगे, फिर भी मान लेते 100 होंगे। पर 32 लाख पूर्व सैनिक बोल रहे हैं कि नहीं, ये स्कीम नहीं। अगर भर्ती करने तो सीधे डायरेक्ट 25 ही कर लो, 25 को ही आप परमानेंट कर दो। क्योंकि ये वीडियो मेरा दूर तक भी जाएगा
हो सकता भाई आजकल ईडी है, सीबीआई है, फलाना धक्कड़ है, कहाँ फंसा के कहाँ जेल के अंदर डाल दी। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सच बोलना छोड़ देंगे। जहां जिंदगी लगी लिखी है, जहां दाना पानी लिखा है, वहां तो जाना पड़ेगा। ये तो एक बहाना होते हैं कि मोदी जी ने मेरे को अंदर घेर दिया, जिस तरह से केजरीवाल भी अंदर पड़ा, फलाना धक्कड़ नेता पड़ा है। ये तो एक बहाना होता है। जिसकी दाना लिखा है उसको तो खाना पड़ेगा जाके। कल क्या पता मैं भी चला जाऊं इसी वीडियो, जो मैंने आज ये वीडियो बनाया, क्योंकि मेरा दाना पानी लिखा है वहां खाने के लिए। इसमें कोई मोदी जी का या किसी फलाने धकड़े का कोई हाथ नहीं होगा। मेरा दाना पानी है, परमात्मा करता ही है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 10-10 ग्रुपों में शेयर करना, और सबसे ज्यादा इसको सिविल जो ग्रुप है उनमें शेयर करना, फौजियों में नहीं। फौजियों को सारी चीजों का पता है, हर एक बात का पता है। सिविल वालों को ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए इसके बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।